लीशिया ही की आंखें अब दृढ़ हो चुकी थीं। डायरी के आधार पर उसे अब इस सवाल का जवाब मिल गया था, आज रात क्या खाना है। डायरी का एक हिस्सा याद करते ही लाइशिया अपने अंदाजे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेडरूम में जो लड़की है वो लिविंग रूम वाले मॉन्स्टर की बेटी है। गहराई से सोचने पर डायरी में उस लड़की की सारी आदतें दर्ज थीं। मुझे जोखिम उठाना ही पड़ेगा। लाई शाओवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने सिमुलेशन शुरू किया। जैसे ही स्थान सिकुड़ने लगा, लीशिया वाई वापस उसी भयावह दृश्य में पहुंच गया। मॉन्स्टर ने अपनी नुकीली हथेली लाइशिया की गर्दन पर रख दी थी। उसका गुस्से भरा स्वर फिर गूंजा। किसी वजह से उस लड़की की मां की मौत हो गई थी और मृत्यु के बाद उसकी आसक्ति उसे एक डीमन में बदल चुकी थी। एक ऐसी मां जो हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती है। यह दांव खेलते हुए उसने डर को दबाकर मुड़कर कहा, मॉम, मुझे तुम्हारे बनाए हुए खाने में कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे स्नैक्स चाहिए। बस मुझे डायरी वाली लड़की की तरह ही बिहेव करना है। सचमुच यह सही जवाब था। मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। वह पहले ही लीशाया को अपनी बेटी समझ चुकी थी। बच्चों को ज्यादा स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। क्या इसलिए कि हमारे पास स्नैक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? मॉन्स्टर ने लाई को नीचे बैठे रहने को धक्का दिया, लेकिन वह फिर भी अपना किरदार निभाता रहा। मॉम, मुझे बाहर जाकर खेलना है। मेरे फ्रेंड का पहले से प्लान है। नो, बहुत देर हो चुकी है। रात में बाहर नहीं जा सकते। ली शाओबैन ने घर भर में चिल्लाकर टैंट्रम शुरू कर दिया। मुझे डिनर नहीं खाना। मुझे स्नैक्स चाहिए। मुझे बाहर जाकर खेलना है। मुझे पॉकेट मनी दो। हालांकि यह सब छोटी लड़की का अभिनय था, लेकिन अंदर ही अंदर लाइशा को भी अपनी मां की याद आ रही थी। आदत से अभिनय तेज हो जाता है। जब उसकी मां जिंदा थी, वह भी हर खाने और नींद का ध्यान रखती थी। हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती थी। उन यादों को सोचकर लाइशिया हल्के से मुस्कुराया। मां के साथ वो दिन कितने अच्छे थे। मॉन्स्टर ने फिर एक प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गुड डार्लिंग, इसे पूरा खा लो। लिएक्सियो हाई की घिन अपनी चरम पर थी। उसने उल्टी रोकने के लिए मुंह ढक लिया। वह मन ही मन बुदबुदाया, धत्तेरे की, इसका मतलब ये सब मेन्यू सच था? यहाँ तो गांव के मानव शव भी हैं। गांव में कोई इस मॉन्स्टर इंसिडेंट का फायदा उठाकर लोगों को मार रहा है, और अगर पुलिस जांच करे भी तो ब्लेम मॉन्स्टर्स पर डाल देंगे। ये मॉन्स्टर शायद कई लोगों को मारकर यहाँ फेंक चुका है। मैं पहला नहीं हूँ, लेकिन यदि किसी इंसान ने मुझे यहाँ फेंका है तो मॉन्स्टर मदर ने उस इंसान पर हमला क्यों नहीं किया? लीशा का दिमाग जवाब ढूंढ ही रहा था कि मॉन्स्टर उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, और क्या खाना चाहती हो? मॉम तुम्हारे लिए सब पकाएगी। जो मेरी डार्लिंग चाहेगी मॉम उसे देगी। समय बर्बाद होने का एहसास होते ही वह पसीने पसीने हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। सिमुलेशन का 10 मिनट लिमिट खत्म होने वाला है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो सिमुलेशन बेकार हो जाएगा। डायरी का एक और हिस्सा याद आया। मॉन्स्टर कहती थी, बहुत देर हो चुकी है, बाहर मत जाओ। मतलब उसकी परसेप्शन में अभी रात का समय है। यही सोचकर लाइशॉ ने मॉन्स्टर मदर की उंगलियों को सहलाया। मॉम, मैं हमेशा से कहना चाहता था, तुम बहुत मेहनत करती हो। रात हो गई है, अब मेरी चिंता मत करो। अपने रूम में जाकर आराम करो। ये केवल अभिनय था, पर मॉन्स्टर का दिल पिघल गया। वह कुछ पल के लिए जम गई। लीशिया वाई डर गया। ये क्यों रुक गई? क्या मैंने ज्यादा एक्टिंग कर दी? कहीं इसे पता न चल जाए कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरी खैर नहीं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मॉन्स्टर तेजी से उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। लीशिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वास्तव में लाइशिया के शब्द अभिनय थे, पर मॉन्स्टर ने उन्हें दिल से महसूस किया। वह खून के आंसू बहाते हुए बोली, मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब वह माँ का ख्याल रखती है। मदर बहुत भावुक है। यह दृश्य बेहद भावुक था, पर लीशिया वाई के लिए बेहद डरावना। अरे, जब ये इमोशनल होती है तो और भी डरावनी लगती है। आंखों से खून बहता हुआ। ड्रामा खत्म करना चाहकर लीशिया वाई ने मॉन्स्टर को एक कमरे के सामने ले जाकर कहा, मॉम का रूम। मॉम, अपने रूम में जाओ, अच्छी नींद लो, बाहर मत आना, डर लगता है। धीरे धीरे मॉन्स्टर मान गई। लीशिया वाई ने उसे बेड पर बिठाया। मॉम, जल्दी सो जाओ। चलते चलते लाए सोच रहा था, जैसे ही ये सोएगी मैं लिविंग रूम में जाऊंगा और फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। टेबल पर बिखरी हुई मेडिसिन बॉटल। क्या इसे इंसोम्निया है? लगता है कुछ ही पिल्स इस्तेमाल हुई हैं। स्लीपिंग पिल्स हाथ में पकड़कर लीशिया वाई ने मॉन्स्टर मदर की ओर देखा। एक पिल खा लो ताकि इंसोम्निया न रहे। मॉन्स्टर ने बॉटल ले ली। ली ने मन ही मन प्रार्थना की कि मॉन्स्टर जल्दी सो जाए, लेकिन बॉटल पकड़ते ही मॉन्स्टर ने अपना सिर खुजलाया। कई यादें उसके दिमाग में लौट आईं। मॉम को इंसोम्निया नहीं होता। मॉम कभी दवा लेकर नहीं सोती। तो फिर मॉम के रूम में स्लीपिंग पिल्स क्यों हैं? लीशा का दिल धक से रह गया। खतरे की गंध हवा में भर गई। वह बिन चाहे कांपने लगा। मॉन्स्टर के हाथ से पिल बॉटल गिर गई और फिर उसने। मॉन्स्टर अब पागल हो चुकी थी। उसका भयानक गर्जना पूरे कमरे में गूंज उठा, जिससे लीशा स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया। मॉम को याद आ गया। मॉम को याद आ गया। तो मॉम ने आत्महत्या की थी।
माम क्यों मरी? मॉन्स्टर की आंखें लाल हो उठी, जैसे उसकी चेतना जाग उठी हो। क्योंकि तुम्हारी वजह से माम का बच्चा खो गया। मॉन्स्टर पूरी तरह पागल हो गई और तेजी से लेया पर झपटी। क्यों? तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बच्ची नहीं हो। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी टियांटियन कहाँ है? लेया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बड़ी मुसीबत, इसे सब याद आ गया। मुझे सिमुलेशन तुरंत खत्म करना होगा। लेकिन मॉन्स्टर की गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टायंटियन, मेरी प्यारी टायंटियन। कहाँ है टायंटियन? ये नाम सुनते ही लीशिया की आंखें फैल गईं। वह अपनी सारी यादों में खोजने लगा। टायंटियन, वही नाम, वह लड़की डायन टायंटियन जो 1 हफ्ते पहले उस भीषण लड़ाई में मारी गई थी। मैं टायंटियन को बचा नहीं सका। मॉन्स्टर भी अब पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी थी। वह और जोर से गरजी, अपना विशाल मुंह खोलते हुए जैसे लीशिया को निगलने वाली हो। लीशी ही का चेहरा हरा पड़ गया। उसके हाथ से स्लीपिंग पिल की बोतल गिर गई। गोलियां पूरे फर्श पर फैल गईं और लीशिया की दर्दनाक चीख के साथ सिमुलेशन समाप्त हो गया। मेंटल एनर्जी 20 कम होकर 8158 रह गई। फाड़े जाने का वह एहसास याद करते ही लाइशावी की पूरी देह कांपने लगी। उसने खुद को बाहों में समेट लिया। मेरा शरीर पूरी तरह चिथड़ों में बट गया था। वह दर्द मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन हमेशा डरते रहना कोई रास्ता नहीं। संघर्ष के कुछ पलों के बाद लीशिया वह शांत हो गया। उसने आंखें खोली जैसे वह अब कोई और व्यक्ति हो। लिया शाओहुआई ने खुद को हिम्मत दी। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। उसे वो भयानक दृश्य याद आया। टायंटियन को मॉन्स्टर ने बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे अफसोस हुआ। 1 हफ्ता पहले मैं टायंटियन को बचा नहीं पाया। वह मेरी जिंदगी भर की पछतावा है। इस बार मैं इस बच्चे की माँ दूसरी टायंटियन की मदद करूंगा, चाहे वह डीमन बन चुकी हो। माँ तो माँ ही होती है। ली शाओहुआई ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। अगर मेरी माँ किसी भी रूप में होती तो वह हमेशा मेरी माँ ही होती। मुझे लगता है टायंटियन भी यही सोचती होगी। सिमुलेशन में भी वह कुछ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब वह मॉन्स्टर से दोबारा मिला, उसका रूप कितना भी डरावना था। लेकिन इस बार उसे न डर लगा न कोई विरोध। उसने धीरे से कहा, मॉम, आपने बहुत मेहनत की है। आज रात खाना मैं बनाऊंगा। वह जल्दी से गंदे कपड़े खोजकर वॉशिंग मशीन में डालने लगा। उसने खुद से कहा, उसकी बेटी गायब है, मेरी माँ भी गायब है। लाई ने मॉन्स्टर मदर की निगरानी में खाना बनाया। इस घर में हैरानी की बात यह थी कि अभी भी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। पता नहीं उसकी बेटी कहाँ है। उसने अपने प्यार से बनाए हुए नूडल्स मेज पर रखे। अगर उसकी बेटी वापस आए तो वह अपनी माँ के साथ खाना खाना चाहेगी। खाना देखकर मॉन्स्टर भावनाओं से भर गई। उसकी आंखों से रक्त के आंसू बह निकले। ली ने भी उस भावना को महसूस किया। इस बार उसने सिमुलेशन छोड़कर वास्तविकता में काम किया और उसे जरा भी डर नहीं लगा। ली शाओहुआई मेज पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, चलो खाना खाते हैं। अपनी असली माँ को याद करते हुए उसके दिल में वही पुरानी गर्माहट उठी, जैसे वह फिर से अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा हो। उसने मॉन्स्टर को एक कोमल माँ की तरह कल्पना किया, जो अपनी बेटी को प्यार से खाना खिला रही है। खाना खाकर वह बेडरूम में गया और टेबल से स्लीपिंग पिल्स उठा ली। शैनसन का बेडरूम कभी धूल से भरा रहता था। शायद टायंटियन के गायब होने के बाद उसकी माँ उस कमरे में कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए वह कभी वहां नहीं गई। मॉम, आपने बहुत मेहनत की है, जल्दी सो जाइए। शायद चांसन की माँ ने कभी डायरी भी नहीं खोली थी। लाई ने मॉन्स्टर की ओर कोमल नजर से देखकर कहा, थैंक यू मॉम, आप मेरी हीरो हैं। मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। शांसन जो महसूस करती थी, मैं वो सब उसकी माँ तक पहुँचा दूंगा। मॉन्स्टर अब शांत हो चुकी थी। उसे वह गर्माहट महसूस हुई। ठीक है मेरी बेटी, तुम बड़ी हो गई हो, अच्छी तरह सो जाओ। उसकी आंखें बंद होते ही खून के आंसू उसके गालों से बहने लगे। ली धीरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। चांसन की माँ की समस्या अब फिलहाल हल हो चुकी थी। पहले मैं अपनी क्लासमेट टायंटियन को नहीं बचा पाया था, लेकिन अगर अब मौका मिला तो मैं टायंटियन से जुड़ी हर जानकारी पर ध्यान दूंगा। उसने भारी सांस छोड़ी, जैसे दिल पर रखा बोझ उतर गया हो। बाईजी गलत नहीं था जो उसने मुझे डांटा। क्या मेरी दया इतनी ज्यादा है कि मैं एक डीमन से भी सहानुभूति रख रहा हूँ? हॉलवे के अंत में उसे एक दरवाजा दिखा। ली शाओहुआई ने सब जोड़कर समझ लिया। ये 3 बेडरूम्स और एक लिविंग रूम वाला घर है। पहले बेडरूम में कॉन्टेमिनेटेड क्रीचर है, दूसरे बेडरूम में एक डीमन मदर है जिसने अपनी बेटी खो दी, तो तीसरे बेडरूम में उसे क्या देखने को मिलेगा? ये सोचकर उसका पसीना छूट गया। मुझे मौत के मुंह में खुद नहीं घुसना चाहिए, जिज्ञासा के आगे नहीं झुकना चाहिए। मुझे इस फैमिली ऑफ 4 के बारे में कुछ भी जानना नहीं है, बस यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस घर से बाहर निकलकर बाईजी और बाकी सब। लेकिन जैसे ही लीशिया बाहर जाने वाले दरवाजे के पास पहुंचा, वह ठिठक गया। रुको, अगर बाहर भी डीमंस हों तो
आखिरकार उसके पास अभी भी 80 मेंटल पॉइंट्स बचे हैं। क्यों ना पहले इस घर को एक सुरक्षित बेस ही बना दिया जाए। पहले बाहर जाने का सिमुलेशन कर लेता हूँ। यह सोचकर लिशिया हुए तुरंत सिमुलेशन स्टेट में प्रवेश कर गया, लेकिन अब उसके पास केवल 80 मेंटल पॉइंट्स बाकी थे। सिमुलेशन के बाद लिशिया वाई को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने दरवाजे का डोर नॉब पकड़ा, लेकिन ठीक उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई और डीमन वहां मौजूद था। वह लिशिया को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सिडक्टिव चमक थी। हेलो सर, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? उसकी आवाज सुनते ही लिशिया को पक्का यकीन हो गया, ये भी एक डीमन है। ये कैसे हो सकता है? इस परिवार में तो सिर्फ 4 लोग हैं। ये न उम्र में फिट बैठती है, न जेंडर में। ये इस घर में क्यों है? जेंटियन ने मीठी मुस्कान देते हुए कहा, सर कृपया मुझे यहाँ से बाहर ले जाएं। मैं आजाद होना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शरीर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं फंसी हुई हूँ। यह सुनकर लिशिया वाई का दिल दहल गया। उसने थोड़ा पीछे झुककर महसूस किया, क्या भयानक ऑरा है। अब तक देखे गए किसी भी डीमन से कहीं ज्यादा खतरनाक। वह घबरा गया और पीछे घूमकर भागने लगा। टेंटियन अब शांत नहीं रह सकी। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और घनी मर्डरस ऑरा फैल गई। टेंटियन गुस्से से चिल्लाई, क्या तुम्हें मेरा शरीर मिल गया? उसने हाथ उठाकर स्पिरिचुअल एनर्जी को एक लाल नेल में बदला और लिशिया पर फेंक दिया। खुशकिस्मती से वह तेजी से झुककर बच गया, लेकिन नील उसके पैरों के नीचे पड़ने वाली शैडो में धंस गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी शैडो को नेल कर दिया गया है, मैं हिल भी नहीं सकता। टेंटियन ने लगातार कई नेल्स बनाई और चिल्लाई, तो फिर तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। वे नेल्स उसकी ओर उड़ने लगी। लिशिया ने उन्हें आते देख घबराकर सोचा, मैं मर जाऊंगा। सिमुलेशन खत्म करो। सिमुलेशन तुरंत समाप्त हो गया और उसके 10 मेंटल पॉइंट्स कम हो गए। वास्तविकता में लौटते ही लिशिया पूरी तरह कांप रहा था। डर के मारे पीछे हटते हुए वह जमीन पर बैठ गया। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही बाहर जाने की सोचूंगा, वह डीमन आ जाएगी। क्या मुझे बाहर जाने के लिए उसका शरीर ढूंढना होगा? क्या उसका शरीर इसी घर में है? लेकिन मैं तो पूरी हाउस खोज चुका हूँ। अनजाने में उसने अपने पीछे वाले रूम पर ध्यान दिया। वह सिमुलेशन मोड में वापस गया। लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, बस एक कमरे को छोड़कर, वह जिसमें एक अजीब डिमोनिक ऑरा थी। अब बस वही कमरा बचा था। सिमुलेशन जारी रहा। ली उस कमरे के पास पहुंचा। आखिर इस अंतिम बेडरूम में है क्या? वह डीमन कौन थी? उसने जल्दी से दरवाजा खोला। अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी, लगातार खांसी। लिएक्शिया का चेहरा तुरंत फक पड़ गया। यहाँ भी एक एस रैंक डीमन, लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत। बिस्तर पर एक बूढ़ा कमजोर आदमी लेटा था। वह धीरे से बोला, वाइफ तुम आ गई? रुको, ये डीमन नहीं था, ये तो एक बूढ़ा इंसान था। मतलब इस परिवार में अभी भी एक जीवित इंसान बचा था। लिशिया वाई हैरानी से वहीं खड़ा रह गया। ये इतने बीमार हैं कि उठ भी नहीं सकते, तो फिर इतनी सारी डीमंस के बीच ये कैसे जीवित रहे? उसकी नजर कमरे में रखी फैमिली फोटो पर पड़ी। एक खुशहाल परिवार की तस्वीर, ग्रैंडपा, मॉम, ग्रैंडडॉटर, और फिर उसने पिक्चर में उस बुजुर्ग महिला को नोटिस किया। ये वही नहीं है। लिशिया के दिमाग में वह पुरानी याद ताजा हो गई। वही दयालु दिखने वाली बुजुर्ग महिला जिसने उनका स्वागत किया था। आप हंटर एसोसिएशन से हैं, सही? मैं इस गली की नेबरहुड कमेटी की डायरेक्टर हूँ। लेकिन उसी ने चाकू उठाकर मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे लगा 5 लोग आएंगे, लेकिन तुम तो सिर्फ 4 हो। पिछली बार मैंने अपने पति को ठीक कराने के लिए 5 लोगों की बलि दी थी, एक भी कम नहीं चलेगा। और फिर उस महिला ने मुस्कुराते हुए अपने ही गले पर चाकू फेर दिया था। अगर हंटर्स पूरे नहीं आए तो मैं अपनी जान जोड़ दूंगी। लिशिया हुए वास्तविकता में लौट आया तो ये वही ओल्ड वुमन थी, नेबरहुड कमेटी की डायरेक्टर। सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए वह लगातार लोगों की बलि देती रही। वह बिस्तर के पास गया और बैठ गया। दुर्भाग्य से यह बूढ़ा आदमी अब भी मौत के कगार पर है। कोई इलाज नहीं, बस अंतिम सांसें बची हैं। और उसकी पत्नी ने आज सुबह ही आत्महत्या कर ली। वह उसके लौटने का इंतजार भी नहीं कर सका। बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ है? वह सुबह हंटर एसोसिएशन वालों को लेने गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। लिशिया ने बिना भाव के जवाब दिया, मैं उसी एसोसिएशन से हूँ। आपकी पत्नी ने मुझे आपकी ग्रैंड डॉटर को खोजने का काम दिया था। वह इस परिवार का आखिरी जीवित इंसान था और शायद उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसमें कुछ थमा दिया। हंटर की फीस बहुत महंगी होती है ना? अगर यह पैसे कम हो तो मैं और किसी तरह का जुगाड़ कर लूंगा। उसके हाथ में कुछ खुले सिक्के थे, मैं और कमा लूंगा। वह थक कर पीछे टिक गया। हाँ, जवान लोग उम्मीद से भरे होते हैं, हम बूढ़ों की तरह नहीं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है। इस पूरे परिवार को बर्बाद मैंने ही किया है। मेरी पत्नी और मैं बचपन से एक थे। हमने कसम खाई थी कि सफेद बालों तक साथ रहेंगे। कुछ साल पहले मुझे कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। मेरी पत्नी ने मेरी खातिर बुरे पंथों से मदद मांगना शुरू कर दिया। वह दिन ब दिन जिद्दी होती गई। सब लोग कहते थे कि वह पागल हो गई है। मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं।
अपनी जान खत्म करना चाहता था, लेकिन वह जान गई। वह मुझसे गिड़गिड़ाई कि मैं उसे छोड़कर मत जाऊं। मैं अब और जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसकी कोई भी इच्छा कभी ठुकराई नहीं थी, क्योंकि मैं उसे उतना ही प्यार करता था जितना वह मुझे करती है। मेरी बीमारी और खराब हो गई। मैं एक खाली खोल बन चुका था, जैसे तेल खत्म हो चुका दीपक, बस किसी तरह जिंदा। एक दिन घर में सिर्फ मैं ही एकमात्र बड़ा था। जब मैं जागा तो मुझे अपनी पोती कहीं नहीं मिली। वह जरूर खेलने निकली होगी, चुपके से बाहर चली गई होगी, लेकिन वह लौटकर कभी नहीं आई। ये सब मेरी गलती है। ये निकम्मा शरीर अपनी पोती का ध्यान भी नहीं रख सका। चंचन के गायब होने के बाद मेरी बहू अमी ने मेरी नींद की गोलियां चुरा ली, सब पी ली और अपने कमरे में शांति से मर गई। यह परिवार पूरी तरह टूट चुका है। एक पागल पत्नी और एक बूढ़ा आदमी जो मरता भी नहीं। यह परिवार मेरी वजह से बर्बाद हो गया। मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी पोती के गायब होने को भूल नहीं सकता। मैं मरने से पहले सच में चाहूंगा कि एक बार तयांट को देख सकूं। सोचता हूं न जाने कब वह घर लौट पाएगी। बूढ़े आदमी की दुख भरी कहानी समझकर लीशियाबाई बोल उठा, ऐसा है, मैं समझ गया। उसने सिक्कों को कसकर पकड़ा और जवाब दिया, मैं यह मिशन स्वीकार करता हूँ। उसकी नजर धीरे धीरे दृढ़ हो गई। मैं टैंटियन को आपके पास ले आऊंगा। वापस लौटकर लीशियाबाई दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। वह सोच रहा था, बेशुमार सुराग मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की टैंटे का ठिकाना पता चल गया है, और अब इस फोर्ड परिवार का सच भी पूरी तरह समझ आ गया है। अब मैं इसे खत्म करूंगा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और नीचे दबाया। हेलो। अचानक उसके पीछे से टैंटियन प्रकट हो गई। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? ली शाओहुआई आश्चर्य से मुड़ा। हाँ, यह संभव है टैंटियन। यह दानव ही लापता टैंटियन है। चंसिंग की आंखों में उम्मीद और उत्साह भरे थे, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। लीशियावी ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है। यह दानव स्पष्ट रूप से एक बड़ी उम्र की महिला जैसी दिखती थी, लेकिन वह मेरे जैसे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भैया कह रही थी। ली को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और विश्लेषण शुरू किया। दानव इंसान की मौत से पहले की गहरी आसक्ति से जन्म लेते हैं। अगर टैंटियन मर चुकी है तो उसकी आसक्ति शायद बड़ा होना, आजादी पाना और स्वतंत्र होना रहा होगा। इस तरह देखें तो इस परिवार के सभी 4 सदस्य मिल गए हैं। लीशिया ने टैंटियन की ओर देखा और कहा, मेरे साथ आओ। फिर वह उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जहां हर तरफ बिखरा कूड़ा कचरा था। यह 4 लोगों का परिवार नहीं है। बिल्ली से जुड़ी पूरी चीजें देखकर वह थोड़ा चौंका और उसने निष्कर्ष निकाला, ये 5 सदस्यों का परिवार है। टैंटियन का एक बिलौटा था। यह काला बिल्ली कभी अपनी मालकिन का साथ नहीं छोड़ती, वफादार और समर्पित। अचानक पहले बेडरूम से एक लंबी काली नीली चोटिल हाथ बाहर आया, तेज नुकीले पंजों वाला। बिस्तर के नीचे जो चीज मैंने देखी थी वही एक विशाल खूंखार बिल्ली अब सामने थी। यह दानव आभा से दूषित प्राणी है। सिद्धांत रूप में जो प्राणी लंबे समय तक दानवों के साथ रहते हैं, जैसे किसी बात की याद आ गई हो। बिल्ली अचानक ठिठक गई, फिर धीरे धीरे सिकुड़कर एक छोटा प्यारा बच्चा बिल्ली बन गई और टियनशिन के पैरों से लिपटने लगी। यह दूषित प्राणी हाइसी है। ली शाओहुआई सोच में डूबा था। अगर हाइसी वफादार है और हमेशा अपनी मालकिन के साथ रहता है, तभी उसने चादर को जोर से पकड़ा। तो फिर हाइसी हमेशा बिस्तर के नीचे ही क्यों रहता था? किसी को पास नहीं आने देता था। उसने जोर से चादर खींची और उसके नीचे कुछ दिखाई दिया। चांचचन का शरीर धीरे धीरे सड़ता हुआ बिस्तर के नीचे पड़ा था। ली अवाक रह गया। दानव के शरीर पर जो 9 कील जैसी छेद थे, वही छेद लाश पर भी थे। तभी टैंटियन को सब याद आ गया। मुझे याद है, सब याद आ गया। एक भयावह चेहरे के सामने आवाज गूंजी, कृपया हे दुष्ट देवता प्रकट होइए। मोहल्ला समिति की निदेशक एक विभत्स मूर्ति के सामने झुककर प्रार्थना कर रही थी। अगर मेरा पति एक दिन और जी ले तो भी बहुत है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तभी टैंटियन दरवाजा खोलकर अंदर आई। चाहे मेरी जान जाए या किसी और की, मैं तैयार हूँ। वह खुश होकर एक गिफ्ट बॉक्स पकड़े हुए थी। दादी, आप हाल ही में बहुत दुखी थीं। मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी से आपके लिए गिफ्ट खरीदा। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। दादी डर गईं। उन्होंने तुरंत सिर घुमाया और चेतावनी दी, जल्दी वापस जाओ, यहाँ मत आओ। अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं। चंसन ने भय से आंखें फैलाकर देखा। समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ। कुछ लाल रंग का तेज रोशनी के साथ टैंटियन की ओर दौड़ा। दादी चीखी, तयन, मेरी टैंटियन। मूर्ति, जिसे दुष्ट देवता माना जाता था, अचानक बोल उठी, मैंने यह बलि स्वीकार कर ली है।
टियन स्तब्ध थी। वही पहली बार था जब दुष्ट देवता प्रकट हुआ था। उसने अपने दादा की जान के बदले अपनी जान दे दी थी। तब दादी ने सोचा था कि मूर्ति को नष्ट कर दें और हंटर एसोसिएशन के सामने कबूल कर लें, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ वह पहले ही मुझे खो चुकी थी। वह दादा को भी नहीं खो सकती थी। उन्हें और लोगों को मारकर बलि चढ़ानी ही होगी। अब वह वापस नहीं जा सकती थी और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलने दिया जा सकता था। जॉनसन की आंखें फैल गईं। वह घुटनों पर गिरकर अपना सिर पकड़ने लगी। दर्द से चीखती हुई टियन को देखकर लाई समझ गया कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ कदम पीछे हट गया। लड़की की यादें लौट आई हैं। अगर वह गुस्से में काबू खो बैठी तो मैं तुरंत ही सिमुलेशन स्टेट चालू कर दूंगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ भी नहीं हुआ। क्या? वह चकित रह गया। टियन के शरीर की सारी दानवी आभा पूरी तरह गायब हो चुकी थी और वह फिर से अपने बचपन वाले रूप में लौट आई थी। एजी नाम की बिल्ली झट से उसके पास आकर उसके शरीर से रगड़ने लगी। धीरे धीरे टियन ने अपनी आंखें खोली। वह उठ बैठी और आंखें मलते हुए हल्की आवाज में बोली, तो क्या मेरे दादा उस समय बच गए थे? क्या मैंने उनकी मदद की? ली शोहाय उसके सवाल पर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चुप रहा। वे सब वापस कमरे में पहुंचे। बूढ़ा आदमी बिस्तर पर निर्जीव पड़ा था, लेकिन नाम सुनते ही उसने धीरे से आंखें खोली। टियन खुशी और ऊर्जा से भरी हुई आगे बढ़ी। दादा, मैं आ गई। अपनी पोती को देखते ही बूढ़े आदमी ने कांपते हाथ से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। टियन, मैं आखिरकार तुम्हारे लौटने का इंतजार पूरा कर सका। इन कुछ दिनों में कैसी थी तुम मेरी प्यारी? उसका हाथ धीरे से टियन के चेहरे को छू रहा था। टियन एक पल के लिए चौंक गई और कुछ नहीं बोली। ली शोहाय बगल में खड़ा सोच रहा था। दानवों के शरीर में गर्मी नहीं होती। जैसे ही वह उसके चेहरे को छुएगा उसे पता चल जाएगा कि लड़की मर चुकी है। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं और शांतिपूर्वक दुनिया छोड़ दी। वह आखिरकार आराम कर पाया। अचानक एक मुलायम हाथ बूढ़े आदमी के चेहरे को छूता है। एक धीमी आवाज फुसफुसाती है, प्रिय पति, सालों पहले तुमने कहा था कि हम एक ही दिन, महीना और साल में पैदा नहीं हो सके, पर अब देखो, हम उसी दिन, उसी महीने और उसी साल मरे हैं। पता चला। बूढ़ी औरत की आत्मा शुरू से उसके पास बैठी थी। चलो, उसने पुकारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नर्क की राह अकेली नहीं होगी। इसके बाद बूढ़े आदमी की आत्मा भी शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। उसने कोमलता से कहा, पत्नी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तो विश्वास हो गया। दूसरे कमरे में एक सूखा हुआ शव पड़ा था। अचानक एक आवाज गूंजी, मेरी बेटी। शव धीरे धीरे बिखर कर धुएं जैसा झुंड बनने लगा। क्या मैं टियन को गले लगा रही हूँ? तो तुम हमेशा मेरे पास ही थी माँ। अब तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। ली शोहाय यह सब देखकर अवाक रह गया। ये आत्माएं हैं, मैं आत्माएं देख रहा हूँ। कितना गर्म है। उसकी माँ द्वारा छोड़ी गई नेकलेस चमकने लगी। माँ की आत्मा सफेद धुएं में बदलकर एक आंख के आकार वाले नेकलेस में समा गई। ली शोहाय ने चकित होकर अपने सीने की ओर देखा। टियन मेरी नेकलेस में चली गई। ये नेकलेस आत्माओं को भी रख सकता है। माँ की आत्मा उसके पास आई और उसने धीरे से उसके सीने को छुआ। युवक, मुझसे वादा करो कि तुम टियन का अच्छे से ख्याल रखोगे। उसे यहाँ से बाहर ले जाओ। वह आजादी चाहती है। उसे बाहर की दुनिया दिखाओ। वह तुम्हारी वफादार साथी बनेगी। और हाँ, बदले में मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। इसे सबसे जरूरी समय में इस्तेमाल करना। इतना कहकर वह पूरी तरह गायब हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद लाई ने हल्के से सिर झुकाया। पहले मैं अपने प्रियजनों की मौत से बेहद डरता था, क्योंकि लगता था कि जीवन और मृत्यु के बीच दूरी बहुत बड़ी होती है। वह उनके पारिवारिक फोटो को देखकर भावुक हो गया। लेकिन अब समझ में आता है कि यादें भी कितनी कीमती होती हैं। जिंदगी का बाकी हिस्सा इतना भी लंबा नहीं होता। शायद अगली दुनिया में मिलना ज्यादा दूर नहीं है। वह कुर्सी पर बैठा रहा, भीतर ही भीतर सब कुछ समझने की कोशिश करता हुआ। इन 5 लोगों के परिवार की कहानी खत्म हो गई। हालांकि मेरे मन में अब भी सवाल हैं, जैसे कि जीवित इंसान दानवों के साथ कैसे रह सकते थे? किसने मुझे इस परिवार में फेंका ताकि दानव मुझे खा सकें? लेकिन अभी सोचने का समय नहीं। पहले यहाँ से निकलना होगा, फिर आगे की योजना करूंगा। ली शोहाय ने नेकलेस उठाकर ध्यान से देखा। माँ का दिया हुआ नेकलेस। मैं हमेशा सोचता था कि इसमें सिर्फ 21 ग्राम वजन की चीज ही रखी जा सकती है, पर लगता है इसमें दानव भी रखे जा सकते हैं। तभी उसका नेकलेस हल्का सा चमका। कहते हैं मानव आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, तो इसका मतलब यही था। सिस्टम मिलने के बाद से मैं बार बार राक्षसों से खतरे में पड़ता रहा हूँ। कई अनुभवों के बाद लगता है मैं धीरे धीरे और बहादुर बन रहा हूँ। उसकी आंखें भारी होने लगीं। बस थोड़ा सा सो लूं, मानसिक शक्ति लौट आएगी। बूढ़े आदमी और टियन दोनों को दफना दिया गया था। वह नींद की ओर ड्रिफ्ट करने लगा। हाई सी अपना मालिक पा चुका है। मुझे अब टियन को बाहर की दुनिया दिखानी है। बीजी और बाकी सब भी शायद मेरी तरह ही खतरे में होंगे। मुझे उन्हें जल्द ढूंढना है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। सब लोग मेरा इंतजार करना।
लेकिन बाहर एक अजीब घटना घट रही थी। आसमान खून की तरह लाल हो गया था और एक विशाल भंवर बन चुका था। कुछ देर बाद ली शाओहुआई जागा। कितनी देर सोया हूँ? 1-2 घंटे। मानसिक शक्ति वापस आ रही है। बाहर देखकर वह घबरा गया। खत्म, सब खत्म। खिड़की के बाहर भंवर के केंद्र में 2 छोटी छोटी गोल आकृतियां बनी हुई थीं। गेट्स प्रकट हो चुके थे। राक्षस आने वाले थे। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तभी दरवाजे पर लगातार ठक ठक की आवाज आने लगी। वह चौंक कर मुड़ा। कि कौन है? आवाजें और बढ़ने लगीं, मानो कोई अजीब प्राणी दरवाजे के बाहर हो। उसने घबरा कर सोचा, इंसान या दानव? बाहर से बेहद भयावह ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। एम आई? मुझे पता है तुम घर में हो। मैं तुम्हें देख रही हूँ। दरवाजे का हैंडल जोर जोर से घूम रहा था पर खुल नहीं रहा था। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हें देख रही हूँ। ली शाओहुआई सवालों से भरा हुआ धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। एम आई दी आई? मुझे याद है चंसिन की माँ का नाम एम आई है। क्या वह पड़ोसी है? लेकिन कोई पड़ोसी आधी रात को क्यों आएगा? अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। सिमुलेशन शुरू। लाई ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। बाहर से भयानक आवाजें और विकृत हंसी गूंज रही थीं। आई एम दी आई, दरवाजा खोलो, मुझे देखने दो। उसने पीप होल से झांक कर देखने की कोशिश की। कौन है आखिर? पीप होल के पार उसे असंख्य चमकती लाल आंखें दिखाई दी। वह कांप गया। मैं तुम्हें देखती हूँ। वह डर के मारे पीछे हट गया और चीख पड़ा। ली शाओहुआई डर से जम गया। ये इंसानों की आंखें हैं, लेकिन ये तो पहले ही। अनजाने में उसने अपनी एक आंख छुई। उसकी आंख में खून की लाल नसें फैलने लगीं। मेरी आंख बहुत दर्द कर रही है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, आंख पकड़कर चीखता हुआ, मेरी आंख! दांत भींचकर उसने हाथ हटाया और देखा उसकी एक आंख कई छोटे छोटे लाल प्यूपल्स में बदल चुकी थी। तुम्हारी आंखें बहुत स्वादिष्ट हैं। ली ने अपने हाथों की ओर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर अचानक मेरे हाथ नहीं रहे। उसके हाथ खुद उसकी गर्दन पकड़ने लगे। उसकी आंखों में अनगिनत हरी नसें उभर आईं। मैं दम घुट रहा है। रुको, बंद करो। लाल प्यूपिल से कुड़ा। आई सी यू। लाई ने तुरंत सिमुलेशन रोक दिया। बाहर वो कराहती आवाजें अभी भी आ रही थीं। अम्मिया, मुझे पता है तुम घर में हो। मैं तुम्हें देख रही हूँ। वह कांप गया। यह लाल सा वाला दानव है? मैंने अगर इसकी आंखों में सीधे देखा तो मैं काबू खो दूंगा। ठक 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 ठक। दरवाजे पर लगातार चोट। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह दरवाजा तोड़ देगा। वह दौड़कर खाने की मेज पर गया और तलाश करने लगा। आखिरकार उसे एक चाकू मिल गया। लगता है कई सिमुलेशन के बाद मैं सच में पहले से ज्यादा बहादुर हो गया हूँ। डर की हद बढ़ रही है। भावनाएं शांत होती जा रही हैं। चाकू कसकर पकड़कर वह दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे तरीके और भी तेज और निर्णायक हो रहे हैं। बस ऐसे ही अभ्यास करता रहूंगा। गुस्से से भरी आंखों के साथ उसने चाकू उठाया। एक दिन मैं जरूर मजबूत बनूंगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजे में चाकू घोंपा, सीधा बाहर खड़े दानव की आंख में। बूढ़े आदमी की आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई और दानव पर वार किया। दानव अपनी आंख पकड़कर पीछे गिर गया। मौका देखकर लाई ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ पड़ा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ दूर भागने के बाद वह रुका और घबरा गया। निकास कहाँ है? इस अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर कैसे निकलूं? तभी उसने देखा आगे एक मध्यम आयु महिला दरवाजा खोलकर हाथ हिला रही थी। जल्दी भागो नौजवान, वो दानव है, जल्दी अंदर आओ। उसका चेहरा अजीब तरह से खुश था, जैसे शिकार दिख गया हो। अंदर आओ जल्दी। ली को शक हुआ। देखते हैं। सिमुलेशन शुरू। वह चौंक गया। वह औरत इंसान नहीं बल्कि एक विशाल दैत्य थी, मुंह से लार टपकती हुई। तुम बहुत स्वादिष्ट दिखते हो। लाई हैरान रह गया। ये तो ग्लटनस मॉन्स्टर है। चंद ही पलों में उसका विशाल मुंह फैल गया और वह उस पर झपटी। लाई ने तुरंत सिमुलेशन बंद किया और हकीकत में लौटकर पलटकर चिल्लाया, दूर हो जाओ, तुम भी दानव हो। औरत ने अपनी असली रूप छुपाना छोड़ दिया और तेजी से उसके पीछे भागी। आगे लिफ्ट थी, लेकिन 2 और दानव पीछे से आ पहुंचे। ये 36वां फ्लोर है। अगर मैं लिफ्ट से नीचे, तभी लिफ्ट ऊपर आई। लिफ्ट खुली और अंदर एक विशाल दानव एक इंसान को फाड़ चुका था। उसके चेहरे पर बड़ा सा छेद था। वह गुर्राया। क्या घूर रहा है? दूसरा दानव मुझे उकसा रहा है क्या? ली डर गया। यह गुस्से वाला दानव है। वह लाई की कॉलर पकड़कर हवा में उठा ले गया। मुझे रास्ता क्यों रोक रहा है? उकसा रहा है। लाई ने लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों की ओर भागने का फैसला किया। बस आपातकालीन सीढ़ियां ही बची हैं। 36वीं मंजिल से नीचे दौड़ते हुए वह पीछे मुड़ा और हैरान रह गया। वह फेसलेस मॉन्स्टर बाकी दोनों दानवों को मार रहा था। प्रोवोकेशन, ये तो एक दूसरे को मार रहे हैं। उसने इमरजेंसी एग्जिट का बोर्ड देखा और राहत की सांस ली। बस यही आखिरी रास्ता है। लेकिन अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सामने एक हाथ गहनों से भरा उसके रास्ते को रोक रहा था। इस अपार्टमेंट की यह गलियारा मेरे कब्जे में है। अगर निकलना है तो टोल दो। सोने से ढका चेहरा वाला एक और दानव सामने आ गया। ली ने कहा,